Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. I am Monica Sehgal and today we will discuss about theories of educational administration. देखिए आज हम बात करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे क्योंकि हर चीज़ का बेस होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्लास में हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का एक डिफरेंस या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंट है, ये डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर जल्दी ही आने वाला है, तो बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, उसके लिए हम क्लासेस ले ही रहे हैं साथ साथ। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज को डिस्कस करने के बाद आफ्टर दिस लेक्चर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दी थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज थ्योरीज एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन दीज थ्योरीज, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिस्कस किया था, जो होता है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, इट्स अ डिसीजन टेकिंग फंक्शन, और जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करते हैं। ठीक है, उनको अकम्प्लिश करने के लिए जितने भी टास्क हैं उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं और उसके हिसाब से उन्हें पूरा करते हैं। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश किया जाएगा। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कैसे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, एक मान लीजिए एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एकेडमिक ईयर में जो आपका एकेडमिक कैलेंडर होता है और उसके जो टारगेट्स कंप्लीट करने हैं वो होंगे विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए जो आप काम करेंगे इज़ नोन एज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। अब हम बात करेंगे थ्योरीज़ की। देखिए थ्योरीज़ में सबसे पहले ये जो आपकी थ्योरीज़ हैं बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे इन्हें, और हमने ये लेकर चलना है कि इन थ्योरीज़ में जैसे फर्स्ट थ्योरी आई, फिर सेकेंड आई, फिर थर्ड, तो एक इम्प्रूवमेंट होती गई। तो उस इम्प्रूवमेंट के कंसेप्ट से आप याद करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि सबसे बेसिक स्टेप क्या है और सबसे लास्ट में क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे जो 5 थ्योरीज हैं, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, क्रिटिकल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल साइंस अप्रोच एंड पोस्ट बिहेवियरल साइंस अप्रोच। क्लियर। अब उनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन हैं, क्या इन्होंने दिया था, इस लेक्चर में, इस क्लास में हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं थ्योरीज के बारे में। डिटेल में जो टॉपिक्स हैं, जिसके जो प्रिंसिपल्स थे, जिसने जो दिया था, जिन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था इस एस्पेक्ट्स में, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरी क्लासेस में। अभी हम एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। देखो क्लासिकल वर्ड आ रहा है, बिल्कुल पुराने टाइम की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल, जिसने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया, ऑर्गेनाइजेशन को समझाया, 2 एस्पेक्ट्स में समझाया। फर्स्ट था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को आपको पता होगा फ्रेडरिक टेलर ने दिया था इसे, जिसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट मीन्स कि आप किसी काम को साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, तो किसी काम को साइंटिफिक तरीके से करना आपके लिए वो उस काम को बेस्ट करने के बराबर है कि आप जब साइंटिफिक तरीके से करते हैं, प्रॉपर मैनर में उस किसी भी काम को आप करेंगे तो आप उसके अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो ये टेलर का कहना था। सेकेंड पार्ट में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पे काम किया। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे हेनरी फ्योल, लूथर गिलिक, मैक्स वेबर। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपकी फ्रेडरिक टेलर की। देखिए फ्रेडरिक टेलर का कहना था कि साइंटिफिक रूल्स होने चाहिए काम को करने के लिए। इन्होंने जिन वर्कर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था और वर्कर्स के साथ काम किया, तो उन्होंने कहा कि वर्कर्स को एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड कर दो कि वर्कर्स से, देखिए वर्कर्स या रिसोर्सेज जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होंगे वर्कर्स उनके, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होंगे वहाँ के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जितने भी लोग हैं, दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। तो उनसे बेस्ट लेना है हमने। तो उनसे बेस्ट लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि स्टैंडर्ड आउटपुट बनाइए कि इतना स्टैंडर्ड आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है, और उसके लिए लोअर वेज रेट और हायर वेज रेट फिक्स कर दिया गया। देखिए 2 टाइप के जो वर्कर्स थे, एक तो थे कि जितना काम दिया है उतना कर रहे हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट के आसपास का काम कर रहे हैं, तो फिर उनको उनके हिसाब से पेमेंट देनी चाहिए। और हायर रेट की एक ऐसे एफिशिएंट वर्कर हैं जो ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उनको उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिल रही, तो इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ साथ लोअर वेज और हायर वेज को डिसाइड किया कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम कर रहे हैं उन्हें लोअर दीजिए, और जो स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर या उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो उनके हिसाब से उन्हें ज़्यादा वेजेस दीजिए। ठीक है, तो और साथ साथ इन्होंने स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स की बात की, इन्होंने साइंटिफिक रूल्स की बात की,
इन्होंने कॉपरेशन की बात की कि आपको जो काम है, इनका बेसिक फंडा था कि काम को कम टाइम में करना और ज़्यादा एफिशिएंसी लेना। ठीक है, तो ये थी टेलर के पॉइंट ऑफ व्यू कि साइंटिफिक तरीके से काम करो, काम को ऐसे डिवाइड करो कि साइंटिफिक तरीके से हो और आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उस टाइप की बात थी। अगर अभी के ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसको अप्लाई करेंगे हम, तो कि टीचर से आपने बेस्ट, अगर एजुकेशन की बात करें तो टीचर से आपने बेस्ट आउटपुट लेना है, उनको 12 घंटे काम करवाना है, उनको 16 घंटे काम करवाना है, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये उस टाइम की बात थी जब इन्होंने स्टार्ट ही किया था। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की हम बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि क्लासिकल जब स्टार्ट यहाँ से हुआ था, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आया, जिसमें मैनेजमेंट के जो आपके बेसिक फंक्शंस हैं उन पे काम किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो बेसिक फंक्शन थे ये कंट्रीब्यूटर्स उनके ऊपर काम करते थे कि डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो, जिसको जो काम पसंद है उसके हिसाब से उसको काम दो। ठीक है, और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिसाइड कीजिए कि कौन अथॉरिटी, किसकी क्या अथॉरिटी और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह आप जनरल इंटरेस्ट को देखिए, ऑर्डर हो, इक्विटी हो, ये कुछ फ्योल के प्रिंसिपल्स थे 14। लूथर जो आपके कोलीग थे, इन्होंने भी ये बेसिक प्रिंसिपल बात की। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की बात की। तो थोड़ी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती गई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में आपको याद रखना है कि जो मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस हैं ये उनकी बात करते थे। ठीक है, तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द फ्रेडरिक टेलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक एंड मैक्स वेबर। अब आप बात करते हैं हम क्रिटिकल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। थोड़ा सा स्टेप इंप्रूव किया। ठीक है, क्लासिकल से आप क्रिटिकल पे आ रहे हैं। क्रिटिकल वर्ड अपने आप में क्या कह रहा है, कभी भी आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता या आपको नहीं पता लगता कि इस कंसेप्ट में क्या कहा गया है, तो ध्यान से आप उस वर्ड को देखेंगे तो आपको उस थ्योरी का, उस कंसेप्ट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई थी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड हो गई थी। तो अब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंक्लूड करेंगे इसे हम, कि जो वर्कर्स हैं वो अब डिबेट करने लगे थे। अब उन्हें पता लग गया था कि भाई आपके भी कुछ अपने राइट्स हैं, आप सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं है, आप अपने बेसिक राइट्स की भी बात कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड हो गई थी। तो ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी होता है कि एक टीचर्स की भी एक यूनियन बन जाती है, या टीचर्स का भी एक कमेटी कह लीजिए, जो SMC अब हो गई हैं। आपको पता होगा SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या करती हैं, एक तरफ स्कूल होता है, ठीक है, और एक तरफ टीचर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में काम करती हैं। टीचर की भी पूरी बात सुनती हैं और स्कूल अपनी बात भी पूरी रखता है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और टीचर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड हुई, आपकी डिबेट, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड हुई। अब आप चीज़ों के लिए बोलने लग गए। ठीक है, सिर्फ दिए गए काम को पूरा करना यहाँ पर नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच आई ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। क्या नाम है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। दैट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिलेशन किसके, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन कौन है, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है जिनसे हमें काम लेना है, एम्प्लॉय, और किसको काम लेना है, एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, या और थोड़ा डिफाइन करें तो एम्प्लॉयर की जगह सुपरवाइज़र, और करें तो ऑनर, कोई भी ले लीजिए जो आपसे काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो उनके रिलेशन की बात की। इनका कहना था, कुर्ट लेविन ने आपकी फील्ड थ्योरी भी दी थी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के फादर भी कहा जाता है इन्होंने। तो इनका कहना था, इनके जो कॉन्ट्रीब्यूटर थे कुर्ट लेविन, तो इस वक्त की जो अप्रोच थी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये कहते थे कि जितना एक ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन अच्छा होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, सबॉर्डिनेट और सुपरवाइज़र का, ठीक है, या अगर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टीचर कोऑर्डिनेटर का, या टीचर और प्रिंसिपल का, या टीचिंग स्टाफ और स्कूल का, कॉलेजेस का, या ऑर्गेनाइजेशन का, तो उतना ही आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। अगर हमें काम एक्चुअली में लेना है, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, या आपको अपना आउटपुट इंक्रीज़ करना है, तो आपको ह्यूमन रिलेशन पे ध्यान देना होगा। इसमें आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सोसाइटी, सोशल ग्रुप सब आ जाएंगे आपके। ये कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी से काम लेना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल हो और अपना बेस्ट दे पाएँ। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन में इन सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की बात की, बहुत सारी स्टडीज़ की, हाथ ऑन स्टडीज़ भी आ जाएंगी इसमें। तो उन सब की बात यहाँ पे की गई थी। कुर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी की जो फील्ड थ्योरी दी थी इन्होंने, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट थ्योरी
जो थी आपकी, उसके फादर भी कहा जाता है इन्हें। तो इनके इस कॉन्ट्रीब्यूटर जो कॉन्ट्रीब्यूटर थे वो थे कोटलेविन, और इन्होंने यहाँ पे किसके बारे में बात की, जो नाम है ह्यूमन रिलेशंस की। ह्यूमन रिलेशन कैसे, एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप या सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप, तो ठीक है, तो इस कंसेप्ट की इन्होंने बात की। इसके बाद आती हैं बिहेवियरल साइंस। देखो वी आर इम्प्रूविंग, हम इन थ्योरीज में देख रहे हैं कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। क्लासिकल से स्टार्ट किया था, आउटपुट, प्रोडक्शन और बेसिक फंक्शंस की बात की थी कि ये सब बेसिक काम आपने करने हैं। क्रिटिकल थ्योरी आई, फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आ गई, कोटलेविन। देन वी हैव बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिहेवियरल साइंस अप्रोच इज गिवन बाय, ठीक है, डॉलक्स MC था। इनका कहना था कि जो आपकी एक्स और वाई टाइप के दो पीपल थे, कि एक्स तो काम करना पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक द वर्क, डिसलाइक, ये यहाँ डिसलाइकिंग में ज़्यादा आते हैं ये, और ये कहते थे ये काम करना पसंद करते हैं। अब्राहम मास्लो ने दी थी आपकी मोटिवेशन नीड्स के ऊपर काम किया था, बेसिक नीड्स जो आपको मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, ठीक है। और चेस्टर बर्नार्ड ने आपके ये बिहेवियर कंसेप्ट को समझाया था कि बिहेवियर साइंस को समझना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज से डील कर रहे हैं तो उनके बिहेवियर को आपने डील करना है, उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इनकी बात करनी है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी जो थी, ये थ्योरीज पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि बिहेवियर साइंस से आप कैसे डील करेंगे और कैसे अपने एम्प्लॉय की बिहेवियर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर दी प्रोडक्शन एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये बिहेवियर साइंस अप्रोच में बिहेवियर को डिस्कस किया गया था, और उनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे, मास्लो, चेस्टर बर्नार्ड और डगलस मैकग्रेगर। अब उसके बाद आती हैं पोस्ट बिहेवियर साइंस अप्रोच। कर लिया आपने सबके लिए काम। अब बिहेवियर साइंस के बाद की एरा की बात कर रहे हैं, जो मर्फी ने कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें इन्होंने स्कूल इम्प्रूवमेंट, कि स्कूल में अब अपने लेवल पे आप क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, सोसाइटी और डेमोक्रेटिक आउटलुक, इसकी बात की थी। मर्फी का कहना था कि अब आपने एम्प्लॉय के लिए तो बहुत कर लिया, अब आपके खुद के काम करने की बारी है। तो स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाएंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट आप अच्छा करेंगे, और कैसे सोसाइटी के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, और डेमोक्रेटिक आउटलुक क्या होगा, सबको बोलने की एक इच्छा देना, सब ये राइट देना। तो ये जो थ्योरीज थी आपने देखा होगा कि एक 1 by 1 डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, जिसमें आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आए। साइंटिफिक मैनेजमेंट में आए आपके फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने प्रोडक्शन एस्पेक्ट की ज़्यादा बात की। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल, लुथर गुलिक और मैक्स वेबर आए। क्रिटिकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया गया। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के जो कॉन्ट्रीब्यूटर थे वो थे कोटलेविन, और जिन्होंने फील्ड थ्योरी बनाई, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के फादर कहा जाता है इन्हें। हाथ ऑन स्टडीज़ हुई, बहुत सारी स्टडीज़ हुई ह्यूमन रिलेशन के ऊपर, जिन्होंने बेसिक ह्यूमन रिलेशंस की बात की। बिहेवियर साइंस में बिहेवियर को स्टडी किया गया कि आप अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जिसे अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, जिसमें नीड्स को हायरार्की में डिवाइड कर दिया गया। और चेस्टर बर्नार्ड ने खुद बिहेवियर कंसेप्ट दिया और समझाया कि बिहेवियर कैसे आप आउटपुट को मैक्सिमम ले सकते हैं, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के बिहेवियर को स्टडी करके कहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, तो उन चीज़ों को इंक्लूड करके। डगलस मैकग्रेगर ने आपका ये थ्योरी एक्स थ्योरी वाई दी थी, जिसमें एक्स टाइप की पीपल काम करना पसंद नहीं करते, वाई करते हैं। तो इस तरह की दो टाइप की पीपल्स में थ्योरी को डिवाइड किया। पोस्ट बिहेवियर साइंस अप्रोच में मर्फी का कॉन्ट्रीब्यूटर थे, जिन्होंने स्कूल इम्प्रूवमेंट, सोसाइटी, डेमोक्रेटिक आउटलुक, इन सब की बात की थी। तो ये जो थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं, इसके बाद एग्जाम में जब थ्योरीज आती हैं कि क्लासिकल में कौन थे, तो आप इजीली समझ पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन थे, एक कॉन्ट्रीब्यूटर का नाम दे दिया और आपको बताना है कि कौन सा क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में आता है या कौन सा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है। तो इन तरीके से एल्टन मायो, इसमें एल्टन मायो का नाम भी आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंसेप्ट क्या हैं जो आपको बताते हैं कि किस कॉन्ट्रीब्यूटर ने कौन सी अप्रोच दी, किस अप्रोच के अंडर वो आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा पहले क्लासिकल चल रहे हैं बिल्कुल, प्रोडक्शन, देन क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ गई, देन ह्यूमन रिलेशन को कुछ कंसेप्ट आया, समझ आया कि ह्यूमंस के भी अपने रिलेशन के ऊपर आप काम को बेटर कर सकते हैं। फिर बिहेवियर साइंस की अप्रोच है, देन पोस्ट बिहेवियर साइंस अप्रोच, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरीज ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। और एज यू नो, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।